हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, है ना, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो फार्मासिस्ट एग्जाम आपके होने वाले हैं, या ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम आपका होने वाला है, या फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम आने वाले दिनों में होगा, उन सभी एग्जाम्स के लिए, उन सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए आपकी ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और अपने प्रॉमिस के मुताबिक मैं आपके पास फिर से आ चुका हूँ यहाँ पर, है ना। तो आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 31 नंबर से 40 नंबर तक, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं उनके हर एक ऑप्शन को हम यहाँ पर एलाबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और लेकिन फिर भी हमारे एक्सप्लेनेशन के बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी विल रिप्लाई विद इन 2 आवर्स, ठीक है, डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे आपको। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इनटू द टिश्यू इज डिटरमाइंड चीफली बाय। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग होता है, आपने फार्माकोलॉजी के अंदर फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक दो चीजें पढ़ी होंगी, है ना। डायनामिक में हम ड्रग की पावर की स्टडी करते हैं कि मतलब हमारी बॉडी के अंदर ड्रग जाके क्या पावर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में हम पढ़ते हैं कि भैया ड्रग जो है हमारी, जब हम उसको लेते हैं तो हमारी बॉडी उसके साथ क्या करती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होती है, एक्सक्रीशन होता है। ये 4 स्टेप होते हैं जिनको हम फार्माकोकाइनेटिक के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फार्माकोकाइनेटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इन चारों में से कोई भी आपके ऑप्शन में होगा, उसी को आप टिक कर देंगे तुरंत, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग जो होता है किसी भी टिश्यू में या हमारी बॉडी के अंदर, वो मुख्यतः किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका रेट ऑफ ब्लड फ्लोज टू द टिश्यू, मतलब कि हमारे टिश्यूज के अंदर जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है, ठीक है, कोई भी टिश्यू है तो उसके अंदर कितनी ब्लड सप्लाई है, ठीक है, कितनी इस टिश्यू की वेस्कुलरिटी है, कितनी ब्लड कैपिलरीज पाई जा रही हैं, कितना ब्लड इसके अंदर आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे डिपेंड करता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, जो ड्रग होती है हमारी जब बॉडी के अंदर आती है ना, तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है सबसे पहले। एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, है ना, एब्जॉर्प्शन के दौरान ही प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं, अल्फा एल्बुमिन होती है, ग्लोब्यूलिन होती है ना, और अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो इनके साथ हमारी प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो बाइंड कर लेती है, मतलब ड्रग के साथ, ठीक है। सपोज हमने 100 mg का ड्रग लिया, ठीक है, और उसकी एफिनिटी जो है प्लाज्मा के साथ वो कितनी है, 20% है। तो प्लाज्मा के साथ हमारी 20% ड्रग का अमाउंट, मतलब कि 20 मिलीग्राम बाउंड हो जाएगी, और अब बचेगी आपकी 80 मिलीग्राम ड्रग, वही आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी। समझ रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, आपके ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है, या प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे डिपेंड करता है, या एफिनिटी फॉर द टिश्यूज, मतलब कि उसका पर्टिकुलर टिश्यू के साथ ड्रग की कितनी एफिनिटी है। एफिनिटी क्या होती है, किसी भी टिश्यू के साथ बाइंड होने की क्षमता, है ना। ये ड्रग है, ये टिश्यू है, इसके साथ ये बाइंड हो जाएगी, इस क्षमता को हम बोलते हैं एफिनिटी, ठीक है। या चौथा ऑप्शन है आपका स्टमक इम्पटेइंग रेट, सॉरी स्टमक इम्पटेइंग टाइम, ये मतलब पेट खाली होने में कितना समय लगता है। तो क्या इसका कोई यहाँ पर रोल है, भैया नहीं है इसका रोल। एफिनिटी फॉर द टिश्यू इसका बाद में रोल आएगा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग एब्जॉर्प्शन के ड्यूरेशन में ही, मतलब एब्जॉर्ब हुई एक तरफ और एब्जॉर्ब होके एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जाएगी, भाई आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी, है ना, उसके थ्रू जाएगी। तो पहले भाई रेट ऑफ ब्लड फ्लोज टू द टिश्यूज ये बाद की बात है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग जो होगी वो डिसाइड करेगी, वो डिटरमाइन करेगी कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कितना होगा, ठीक है, और किस अमाउंट में होगा। भाई यहाँ पर अगर ड्रग 100 mg आपने लिया था, और अगर ये जो आपकी ड्रग है इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो कैपेसिटी है अगर किसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ 100% होगी, तो भैया वो ड्रग जो होगी ओरली आपकी काम नहीं करेगी। समझ में आया बात, मतलब कि आपके साइट ऑफ एक्शन पे वो ड्रग बचेगी ही नहीं, और अगर ड्रग का कोई फ्री अमाउंट जो होगा वो नहीं बचेगा, तो वो ड्रग अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। एक बार फिर से इसको समझिए, जैसे आपने यहाँ पर 100 mg ड्रग लिया,
ठीक है। किसी भी ड्रग की, जैसे हमने यहाँ पर बात किया था कि 20 mg जो होगी वो 20% ड्रग आपकी बाउंड हो जाएगी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। ठीक है। अब ये जो बाइंड ड्रग है आपका प्लाज्मा प्रोटीन के साथ या किसी टिश्यू के साथ बाइंड होने की जो क्षमता है उसकी, ये बाइंड हो गई। अब आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 80 mg, यही अमाउंट आपका आगे जाके रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, है ना। जब तक कि ये अमाउंट 20 mg जो है ये बाउंड रहेगा, ये जो होगा आपका क्या होगा, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव होगा, है ना। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। कंफर्म है? अगर कोई भी डाउट रह गया हो तुरंत पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। तो अगला क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एल्काइलेटिंग एजेंट, आइडेंटिफाई। आपको बताना है कि कौन सी ड्रग यहाँ पर एल्काइलेटिंग एजेंट है। ठीक है। पहला ऑप्शन आपका साइक्लोफॉस्फामाइड, दूसरा ऑप्शन है मेथोट्रेक्सेट, तीसरा ऑप्शन है एलोप्यूरिनॉल और चौथा ऑप्शन है रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन देखते ही काट देंगे आप, ये क्या है, एंटीबायोटिक है आपकी। एलोप्यूरिनॉल जो है भैया ये किस क्लास की ड्रग है, जैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्लास की ड्रग है। गाउट वगैरह में पढ़ा होगा तो एंटी गाउट क्लास की ड्रग है ये। ठीक है। ये क्या करती है, जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो आपका होता है उस एंजाइम को इनहिबिट करके अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है आपको। ठीक है। दूसरा है ये आपका ऑप्शन मेथोट्रेक्सेट। तो भैया एल्काइलेटिंग एजेंट आपको यहां पर बताना है, जो कि आपका क्या होगा, साइक्लोफॉस्फामाइड। ठीक है। मेथोट्रेक्सेट क्या है, ये एंटी मेटाबोलाइट है। क्या है, एंटी मेटाबोलाइट है। ठीक है। फोलेट एंटागोनिस्ट है ना। ये मेथोट्रेक्सेट जो है, एक और ट्रेक्सेट, कई सारे जिनमें ट्रेक्सेट लगे होते हैं सब एंटी मेटाबोलाइट क्लास के ड्रग्स होते हैं। और ये साइक्लोफॉस्फामाइड है, इफॉस्फामाइड है, ये सब एंटी कैंसरस क्लास के ड्रग है ना, ये दोनों। ठीक है। इसमें फॉस्फामाइड आ जाएगी, साइक्लोफॉस्फामाइड आ जाएगी, ये सारी अल्काइलेटिंग एजेंट्स होती हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स को एक्चुअली हम 5 इनके सब क्लासिफिकेशन होते हैं, है ना। एक होता है एन, जिसको कैसे याद करेंगे, NEN ए, है ना, नैना तेरे ट्रायाजीन, इसको याद कर लेंगे। ठीक है। ये नाइट्रोजन मस्टर्ड हो जाएगी, एथाइलएमीन हो जाएंगे। चलिए इनको हम देख लेते हैं, नीचे इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन तो साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया, लेकिन अब एंटी कैंसर ड्रग के हम क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या एंटी कैंसर ड्रग्स को हमने क्लासिफाई किया इसमें एल्काइलेटिंग एजेंट्स में। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में नाइट्रोजन मस्टर्ड, एथाइलएमीन्स, नाइट्रोसोयूरिएज, एल्काइल सल्फोनेट्स, ट्रायाजीन, मेथाइल हाइड्राजीन। ठीक है। अब नाइट्रोजन मस्टर्ड क्लास में आपकी आती है साइक्लोफॉस्फामाइड, फॉस्फामाइड, क्लोरमब्यूसिल, मेल्फेलाइन, है ना, मेक्लोरेथामीन। ये सारी की सारी कौन सी है, अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट में भी कौन सी है, नाइट्रोजन मस्टर्ड। ठीक है। वहां पे आपका था एंटी मेटाबोलाइट, जिसे मैंने बताया था, इसमें 3 होती है, फोलेट, प्यूरिन, पायरिमिडिन। ठीक है। तो फोलेट एंटागोनिस्ट कौन सी, मेथोट्रेक्सेट एंड पिमेट्रेक्सेट। ठीक है। और प्यूरिन में, प्यूरिन वाली पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब में नीन नीन लगा है, प्रीन नीन बीन, है ना। तो ये 6 मर्केप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन, एजाथियोप्रिन, फ्लूडार्बाइन, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। अगला है ये पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट, इसमें कौन सी है, 5 फ्लोरोयूरेसिल्स, कैपेसिटाबिन, सैटाराबिन। ठीक है। ये आपकी पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट है। इस क्लास को घोर के पी जाइए, है ना। ये क्लास जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में याद करने की जरूरत नहीं, सब में ये प्लेटिनम वाले में प्लेटिन होता है लास्ट में, है ना। प्लेटिन प्लेटिन, सिस प्लेटिन, कार्बो प्लेटिन, ऑक्सा प्लेटिन, ये सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। ठीक है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट और रह जाएगी आपकी एल्काइल सल्फोनेट, तो याद करने की जरूरत नहीं, सल्फाइन यहाँ पर लगा हुआ है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे पकड़ लेंगे। नाइट्रोसोयूरेज में कार्मोस्टीन, लोमोस्टीन। ठीक है। एथाइलेवन में थायोटीपा। तो ये एंटी कैंसरस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्वीन इज ड्यू टू, मतलब कि जो क्लोरोक्वीन आपकी एंटी मलेरियल क्लास की ड्रग है, इसमें जो प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंस, मतलब कि जो आपका पैरासाइट होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है, किसके अगेंस्ट, क्लोरोक्वीन के अगेंस्ट, वो किस कारण से आ जाता है। ठीक है। मतलब कि अगर हम एंटी मलेरियल ड्रग बार बार वही यूज कर रहे हैं तो वहां पर देखा जाता है कि जो आपका प्लाज्मोडियल है ना, मतलब कि जो पैथोजन है उसके अंदर क्लोरोक्वीन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है। पहले आपने देखा होगा, रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल देते हैं, पहले मच्छर वगैरह जो होते थे धुएं से भाग जाते थे, तो हमारे पूर्वज वगैरह क्या करते थे, धुआं जो थे वो सुलगाते थे, है ना। अब क्या हो गया है कि धुएं से छोड़ो, मोर्टीन लगाने पे भी नहीं भागते हैं, तो उनके अंदर रेजिस्टेंस आ गया है धुएं से, मोर्टीन से, ऑल आउट से, है ना। तो अब
आगे जो कंपनियां इन इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग कर रही हैं वो और थोड़ा सा हार्ड केमिकल यूज कर रही हैं। क्यों? क्योंकि मॉस्किटो के अंदर इन सब चीजों के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्लाज्मोडियम के अंदर जो क्लोरोक्वीन का रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो किस कारण होता है। पहला ऑप्शन है इंडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है चेंज इन एक्सेप्टर स्ट्रक्चर, मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाता है जो क्लोरोक्वीन को एक्सेप्ट करता है उसके अंदर, इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, डिक्रीज्ड कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट। तो देखिए यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, डिक्रीज्ड कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट। जो पीएफआरटी आपका रिसेप्टर होता है आपकी बॉडी के अंदर जो कि कैरियर मीडिएटेड होता है, वो भैया क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिससे हमारे क्लोरोक्वीन की रेजिस्टेंस इनसाइड द प्लाज्मोडियम डेवलप हो जाती है और ये ड्रग इनइफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो हर वीडियो की तरह यहाँ पर आपके लिए एक हमारा होमवर्क रहेगा। होमवर्क ये है कि जो प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये चार आपके पैरासाइट्स हैं, है ना, जिनकी वजह से हमें मलेरिया होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि ये जो मलेरिया डिजीज है, ठीक है, ये कौन सी ओरिजिन की है, मतलब ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ये जो प्लाज्मोडियम है ये है क्या, ये वायरस है, ठीक है, या बैक्टीरिया है, या फिर प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस इज द डिक्रीज्ड कैरियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट ड्यू टू म्यूटेशंस इन द पीएफसीआरटी जीन। ओके, एंटी मलेरियल ड्रग का यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया है भाई, वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो एंटी मलेरियल में क्वेश्चन देखिए कहां से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बाइग्वानाइट से, जो कि प्रोग्वानिल है, ठीक है, और प्रोग्वानिल ड्रग याद कर लेना इसको, ठीक है, 4 अमीनोक्विनोलोन्स, 8 अमीनोक्विनोलिन्स, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है एंटी मलेरियल का। अब 4 अमीनो में कौन सी है, क्लोरोक्विन, एमोडियाक्विन, पाइपेराक्विन, ठीक है, और यहां से आपसे सिंकोना एल्कलॉइड्स में क्यूनिन, क्यूनिडीन, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, 8 अमीनो क्यूनिनोलिन से प्राइमाक्विन एंड टेफिनोक्विन, याद कर लीजिए। यहां पर आपको पढ़ना है क्या, पैक, है ना, 4 पैक बनाने हैं, पाइपेराक्विन, एमोडियाक्विन, क्लोरोक्विन, 4 पैक बनाने हैं, ठीक है, और यहां आपको लेना है 8 पीएम। अब पैक किसके बनाएंगे, 8 पीएम के, तो पीएम नहीं है यहाँ पर टी है ना, पीएमटी, याद कर लीजिए, 8 पीएमटी हमको लेना है। 8 पीएम, पीएम वो क्या होता है, एक दारू का ब्रांड होता है 8 पीएम, है ना। किसके पैक बनाओगे, 4 पैक बनाने हैं, 4 पैक बनाने हैं किसके, 8 अमीनो क्विनोलिन्स के, मतलब कि 8 पीएम के। पी मतलब प्राइमाक्विन और टी मतलब टेफिनाक्विन, याद रखना, याद करना आपको है, कैसे भी याद कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होगा आपका, ठीक है, हाँ, ये सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन्स, ठीक है, इसमें आर्टिमिथर और आर्टिसोनेट, ये 2 ड्रग्स पूछी जाती हैं, आपको आगे मिलेंगी भी। ठीक है, तो इतना ही बस आपको याद करना है यहाँ पर, ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग में। अब अगला क्वेश्चन है आपका, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रीशन ऑफ मिल्क इन मदर इज। देखो भैया यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, है ना, तो उस कंफ्यूजन को आज हम सॉर्ट आउट कर देंगे, है ना, कि आपको कोई कंफ्यूजन कभी ना हो पाए। देखिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रीशन, अब हार्मोन एक्चुअली मिल्क सेक्रीशन की अगर हम बात करते हैं तो भैया आपके पास 2 आ जाते हैं, ठीक है, एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है, एक प्रोलैक्टिन होता है और एक होता है आपका कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ओके, अब देखिए यहां पर प्रोलैक्टिन भैया जो होता है, हालांकि यहां पर तो ऑक्सीटोसिन दिया ही नहीं है आपका, है ना, तो ये तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन क्या रहता है कि प्रोलैक्टिन क्या करता है और ऑक्सीटोसिन क्या करता है ना। तो देखिए प्रोलैक्टिन जो है ये एक्चुअल में आपके बॉडी के अंदर, मतलब फीमेल्स जो होती हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड में, मतलब मिल्क जहां से इजेक्शन होता है, मेमोरी ग्लैंड में प्रोडक्शन का काम करती है, प्रो फॉर प्रोलैक्टिन एंड प्रो फॉर प्रोडक्शन। तो अगर प्रोडक्शन की बात आएगी, सेक्रीशन की बात आएगी, ठीक है, प्रोडक्शन की बात आएगी, सेक्रीशन की बात आएगी, है ना, मेंटेनेंस की बात आएगी कि अगर मिल्क को मेमोरी ग्लैंड में मेंटेन करना है उसका लेवल, तो किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये होगा प्रोलैक्टिन,
ठीक है, इसीलिए इसको हम मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोजेक्टिंग हार्मोन्स। अब एक यहां पर बात आ गई कि इसने मिल्क का प्रोडक्शन किया और ये जो मेमोरी ग्लैंड थी उसके अंदर स्टोर कर दिया, ओके। अब ऑक्सीटोसिन का रोल आएगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा कि जो मिल्क स्टोर है मेमोरी ग्लैंड में, उस मिल्क को इजेक्ट आउट करेगा, है ना, क्या करेगा, इजेक्ट करेगा। जब बेबी सक करेगा मेमोरी ग्लैंड को, है ना, तो वहां से मिल्क का इजेक्शन जो होगा उसमें पार्टिसिपेट करता है कौन, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग, मतलब इजेक्शन ये करवा रहा है और प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन करवा रहा है। कंफर्म है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, प्रोलैक्टिन भी दिया हुआ है और आपका ऑक्सीटोसिन और एसीटीएच वगैरह भी दिया गया है, ठीक है। देखिए, दिस हार्मोन्स इज रिस्पांसिबल फॉर द इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग मिल्क प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करना है, इन द मेमोरी ग्लैंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कि जो प्रोलैक्टिन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है एंड इंक्रीज इन रेस्पॉन्स टू सकलिंग और अदर स्टिमुलाई। जब बेबी सक करता है ना, मुंह के द्वारा, तब इसका प्रोडक्शन होता है, वहां से रिलीज होता है ये हार्मोन्स और मिल्क के प्रोडक्शन को करवाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या है, दिस हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। प्ले अ क्रूशियल रोल इन मिल्क इजेक्शन, ठीक है, यहाँ पर इजेक्शन आपको पॉइंट आउट करना है, ठीक है। सकलिंग स्टिमुलेट ये भी होता है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन व्हिच कॉजेज द मायोएपिथेलियल सेल्स, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पुशिंग मिल्क आउट इनटू द डक्ट्स एंड निपल्स, है ना, निपल से जो मिल्क होता है मदर से वो बाहर आने लगता है और उसे बेबी सक कर लेता है, ठीक है। ये अगला है आपका एसीटीएस, है ना, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। इसका रिलीज ऑफ एसीटीएस ट्रिगर्स योर एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस कार्टिसोल, द स्ट्रेस हार्मोन्स, जो कार्टिसोल होता है स्ट्रेस हार्मोन्स, एंड एंड्रोजेंस, अ ग्रुप ऑफ एंड्रोजेंस, सॉरी, है ना, अ ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन्स होते हैं, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स एक्सर्ट देयर एक्शन बाय, आपको बताना है कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो अपना एक्शन कैसे प्रोड्यूस करती हैं। एंटीबायोटिक से भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना कंपलसरी रहता है, ठीक है, चाहे उसके जो एडवर्स एक्शंस होते हैं, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, जैसे क्लोरमफेनिकोल का ग्रेविली सिंड्रोम वगैरह होता है ना, इनसे क्वेश्चंस बहुत कंपलसरी आते हैं, ये मान लीजिए, ठीक है। तो एंटीबायोटिक एक टॉपिक आपका हो गया, इसको पढ़ के ही जाना है आपको किसी भी कंपटीशन में एग्जाम देने के लिए। तो मैक्रोलाइड की यहाँ पर बात कर रहा है कि एंटीबायोटिक्स एक्सर्ट देयर एक्शंस। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैक्रोलाइड में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो आपने पढ़ा होगा इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, है ना, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये सारी की सारी ड्रग कौन सी है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स ड्रग है, ठीक है। और ये अपना एक्शन कैसे प्रोड्यूस करती है, पहला ऑप्शन है इनहिबिटिंग ट्रांसक्रिप्शन, अल्टरिंग द जेनेटिक कोड, इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो भैया इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। किसी भी पैथोजन के अंदर ये क्या करेंगे, एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये क्या करेंगे, ये उसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देंगी, जिससे उसके आगे की जो प्रोसेस होती, मतलब कि वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर ग्रो करता, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मतलब उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वो ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो ड्रग्स होती हैं ये आपकी कौन सी क्लास में आती हैं, ये भैया बैक्टीरियोस्टैटिक में आती है ना। बैक्टीरियोस्टैटिक तीन चार क्लासेस होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, एक बैक्टीरियोसाइडल होती है मेनली, है ना। तो साइडल में जो बैक्टीरिया को किल कर दे, तो जो इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगी वो आपकी बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करेगी। तो मतलब एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन ये कौन सी है, ये सब बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पार्किंसोनिज्म इज अ कॉमन न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट, मतलब कि पार्किंसोनिज्म जो है ये कॉमन न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। और यहाँ आगे क्या कह रहा है, बोथ एल डोपा, एल मतलब लियोडोपा एंड कार्बिडोपा आर यूज्ड। तो कार्बिडोपा इज यूज्ड बिकॉज, आपको बताना है कि यहाँ पर इन्होंने बताया भी, स्टेटमेंट दिया कि पार्किंसोनिज्म जो है ये एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे कि जो भैया पार्किंसोनिज्म है ना, ये क्या है, ये एक न्यूरो न्यूरो डीजनरेटिव न्यूरो डीजनरेटिव, राइटिंग थोड़ा नहीं बन पा रही है अभी स्टार्टिंग में, न्यूरो डीजनरेटिव मोटर डिसऑर्डर है। एक क्वेश्चन यहां से आपका हो गया, ठीक है। क्या है, मोरो ये न्यूरो डीजनरेटिव मोटर डिसऑर्डर,
आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्किंसोनिज्म इज रिलेटेड विद, है ना, तो न्यूरो डिजेनरेटिव मोटर डिसऑर्डर या सेंसरी, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोटर डिसऑर्डर है, न्यूरो डिजेनरेटिव। एक और यहाँ पर दूसरी चीज ऐड करेंगे हम, क्या, कि कौन से नर्व्स जो होते हैं इसमें डिजेनरेट होने लगते हैं, ठीक है, कौन सी नर्व सेल्स हमारी डिजेनरेट होने लगती है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है क्या आपका भैया, निग्रोस्ट्रेसियल, जो निग्रोस्टेडियल आपकी नर्व्स होती हैं, या डोपामिनर्जिक नेचर की जो नर्व्स होती हैं हमारी, वो डिजेनरेट होने लगती हैं। अब डोपामिनर्जिक नर्व्स जो हमारी डिजेनरेट होंगी, इसका मतलब क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो डोपामीन का लेवल है, हमारे ब्रेन के अंदर जो डोपामीन का लेवल है वो कम हो जाएगा, और डोपामीन का जो फंक्शन है वो इनहिबिट होने लगेगा। ठीक है, तो अगर बेसिकली हम पूछे कि पार्किंसोनिज्म भैया क्या है, तो आप बताएंगे कि ये सर न्यूरो डिजेनरेटिव मोटर डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे निग्रोस्टेडियल जो डोपामिनर्जिक नेचर के हमारी नर्व सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, जिससे कि डोपामिन का लेवल हमारे ब्रेन के अंदर कम हो जाता है। अब चूंकि भैया डोपामिनर्जिक मतलब डोपामिन जो है ये इनहिबिटरी नेचर का हमारा वो होता है नर्व केमिकल, ठीक है, तो इनहिबिशन करता है हमारे ब्रेन के अंदर, तो जिसके अंदर इसकी कमी हो जाएगी वो एक्साइटेटरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, तो अगर अब मैं पूछूं आपसे कि पार्किंसोनिज्म क्या है, तो आप बताएंगे सर ये न्यूरो डिजेनरेटिव मोटर डिसऑर्डर है, इसमें निग्रोस्टेटियल जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, ये निग्रोस्टेटियल नर्व जो होती है डोपामिनर्जिक नेचर की होती हैं, डोपामिनर्जिक नेचर वाली नर्व डैमेज हो रही है, इसलिए डोपामिन की लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। अब ब्रेन में चूंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमारा वो कम हो गया, इससे एक्साइटेटरी नर्व ट्रांसमिशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब कि एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या होगा, ये बढ़ेगा, डोपामीन का लेवल क्या होगा, ये भैया घट जाएगा। ठीक है, तो ट्रिमिंग होने लगेगी, कांपने लगेगा हाथ वाथ, है ना, ये सारी चीजें आपको बॉडी के अंदर सिम्टम्स शो होंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि पार्किंसोनिज्म क्या है, और जेम्स पार्किंसन ने भैया इसको आइडेंटिफाई किया था, जेम्स पार्किंसन ने, उन्हीं के नाम पे इसको हम पार्किंसोनिज्म बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको कोई जरूरत नहीं कि पार्किंसन को अलग से पढ़ना है ना। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि बोथ लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा यूज किए जाते हैं, हाँ भैया यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि कार्बिडोपा इज यूज्ड बिकॉज, ठीक है, लिवोडोपा और कार्बिडोपा दोनों यूज किए जाते हैं, एल डोपा एंड कार्बिडोपा ये दोनों यूज किए जाते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कार्बिडोपा क्यों यूज किया जाता है, समझिए। लिवोडोपा जो है, ठीक है, लिवोडोपा जो है ये डोपामीन ये डोपामीन प्रिकर्सर है। क्या है, डोपामीन प्रिकर्सर। ठीक है, आप यहां पर ये कह सकते हैं कि सर आपके ब्रेन के अंदर डोपामीन की लेवल कम हुआ था। ठीक है, एक सेकंड में कलर जरा चेंज कर लेता हूं। हाँ, हाँ, आप ये कह सकते हैं ना कि आपकी बॉडी के अंदर जब आपको पार्किंसन हुई तो यहाँ पर डोपामीन का लेवल कम हुआ होगा। अब भैया डोपामीन का लेवल कम हुआ है तो आप सीधे डोपामीन बाहर से ले लीजिए, आप यही तो कह सकते हैं ना। ठीक है, डोपामीन की टेबलेट ले लीजिए, है ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक टास्क आ जाता है कि देखिए भैया डोपामीन अगर हम ले लेते हैं तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को, ये जो आपका ट्रिपल बी है ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाता है डोपामिन। ठीक है, ये डोपामिन क्रॉस नहीं कर पाता है, जिससे ये ब्रेन के अंदर पहुंच नहीं पाता है, इसलिए हम डोपामिन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज, हम लिवोडोपा क्यों यूज कर रहे हैं ये समझ में आ गया, क्योंकि लिवोडोपा जो है ये इनसाइड द ब्रेन, है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और इनसाइड द ब्रेन डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डोपामिन का लेवल हमारे ब्रेन के अंदर घटा हुआ था, अब ये बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम पार्किंसोनिज्म को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम डोपामिन की जगह लिवोडोपा को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि डोपामिन डायरेक्टली ट्रिपल सॉरी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, ये रीजन है। लेकिन अब यहाँ दूसरी बात आती है कि लिवोडोपा के साथ में हम, भाई लिवोडोपा तो चलो दे रहे हैं कि डोपामिन का लेवल बढ़ाएगा, लेकिन हम कार्बिडोपा क्यों दे रहे हैं, क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको समझिए, यहां पर हम कार्बिडोपा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो कार्बिडोपा है, ठीक है, अगर हम लिवोडोपा को सपोज लिवोडोपा को हमने दिया था अकेले,
तो इसने केवल 1% रेस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। ठीक है, 1% केवल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जब लीवोडोपा को हमने अकेले दिया। लेकिन जब हमने लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ दिया तो इसने अपना 99% रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दिया। अब आखिर कार्बिडोपा ने ऐसा क्या किया, तो समझिए, लिवोडोपा जो है, लिवोडोपा जो है ये क्या करता है एक्चुअल में। लिवोडोपा जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है हमारा, ठीक है, ये देखो ये आपका ट्रिपल बी है ना, ये ट्रिपल बी है। ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर वाली चीज सेंट्रल है, इसको हम सेंट्रल बोलेंगे, और इसको हम पेरीफेरली बोलेंगे। ठीक है, पेरीफेरली मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर। ठीक है, अब डोपामीन जो है वो पेरीफेरली डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डोपामीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। किसमें? डोपामीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब अगर ये पेरीफेरली कन्वर्ट हो जाएगा डोपामीन में, तो ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि हमने क्या बता रखा है, डोपामीन जो होता है वो ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर पाता, और लिवोडोपा जो है वो पेरीफेरली ही अगर डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो यही कंडीशन तो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमने क्या किया, हमने लिवोडोपा को कार्बिडोपा में ले लिया। अब कार्बिडोपा क्या करेगा, ये भैया जो आपका डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम था जो कि डोपामीन मतलब लिवोडोपा को डोपामीन में कन्वर्ट कर रहा था, इसको ब्लॉक कर देगा। कौन? कार्बिडोपा। मतलब कि जो पेरीफेरली लिवोडोपा का कन्वर्जन डोपामीन में हो रहा था वो इसने इनहिबिट कर दिया। अब ये लिवोडोपा जो है पूरा अमाउंट इसका ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा, और सेंट्रल में जो कार्बिडोपा प्रेजेंट है वो डोपामीन में कन्वर्ट करवाएगा लिवोडोपा को, और फिर जाके डोपामीन पार्किंसोनिज्म को ट्रीट करेगा। क्लियर, समझ में आया? इसको एक बार दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, टोटली समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन था कि कार्बिडोपा इज यूज्ड बिकॉज, पहला ऑप्शन है इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, इट इनहिबिट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इट इनहिबिटेड माओ ए। देखो यार यहाँ पे माओ ए का कोई काम नहीं है ना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको दे दिया जाएगा कि पार्किंसोनिज्म ड्रग में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, माओ ए इनहिबिशन होता है या माओ बी इनहिबिशन होता है, तो माओ बी हो जाएगा वहां पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ना ये होगा ना ये होगा और ना ये होगा, आपका क्या होगा, इट इनहिबिटेड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, यह क्वेश्चन क्या, पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, कंफ्यूज मत होना, इट क्रॉसेज ब्लड ब्रेन बैरियर, भैया ऐसा नहीं है, ये जो कार्बिडोपा है ये ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, केवल लिवोडोपा ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, ना डोपामीन क्रॉस कर सकता है ना कार्बिडोपा क्रॉस कर सकता है। क्लियर? अब ध्यान रखिए, डोपामीन ये जो कार्बिडोपा है इसने डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, जिससे जो पेरीफेरली लियोडोपा का कन्वर्जन डोपामीन में हो रहा था वो नहीं होगा, जिससे डोपामीन की कंसंट्रेशन इनसाइड द ब्लड ब्रेन मतलब इनसाइड द ब्रेन बढ़ेगी और पार्किंसोनिज्म ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, नेम द मेटाबोलाइट। आपको बताना है कि मेटाबोलाइट इसमें कौन सा है, तो थायगोनिल, डायगोनिल, साइक्लोगोनिल, पैराक्लोरोफेनाइल डाइगोनाइट। देख लीजिए भैया, ये साइक्लोगोनिल अभी बताया था आपसे, ये जो प्रोगोनिल है ना, बाइगोनाइट क्लास के ड्रग, एंटी मलेरियल क्लास के ड्रग हम बात कर रहे हैं, एंटी मलेरियल है ना, एंटी मलेरियल में बाइगोनाइड आपने पढ़ा होगा, बाइगोनाइड। ठीक है, तो बाइगोनाइड में प्रोगोनिल होती है, प्रोगोनिल का एक्टिव जो मेटाबोलाइट होता है वो होता है साइक्लोगोनिल। ठीक है, और ये साइक्लोगोनिल ही अपनी जो मलेरियल साइजोंट होता है उसके ऊपर एक्शन करता है अपना, है ना, जो मलेरिया पैरासाइट का साइजोंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है और एंटी मलेरियल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट यूज्ड इज। आपको बताना है कि जो थ्रोम्बोलाइटिक, थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्ब मतलब क्लॉट, है ना, जो फाइब्रस क्लॉट हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है, ब्लड क्लॉट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्ब। मतलब इस थ्रोम्ब को या क्लॉट को जो ब्रेक करे, है ना, जो ब्रेक करे, ठीक है, उसको आपको बताना है कि ऐसी कौन सी एजेंट है। तो देखिए यहाँ पर उसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो हिपैरिन है, ठीक है, वारफेरिन है, ये सब एंटीकोगुलेंट है। क्या है? एंटीकोगुलेंट। हिपैरिन जो है इससे करीबन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो नसों में दौड़ रहा है, लेकिन चोट लगती है तो वहां पर ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो ये आखिर आपकी बॉडी के अंदर क्यों नहीं जमने पाता, है ना,
ठीक है, वहां क्यों नहीं जमता है ये, तो ये हिपैरिन की वजह से नहीं जमता है, तो ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। वारफेरिन जो है ये ओरल एंटीकोगुलेंट है, सिंथेटिक इसको बनाया गया है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वारफेरिन कैसा है, ओरल एंटीकोगुलेंट है। ये जो हिपैरिन है ये कैसा है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हिपैरिन तो नहीं होगा, वारफेरिन भी नहीं होगा। अच्छा, विटामिन के जो होता है ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करवाता है ये, है ना कि ब्लड की क्लॉट को डिजोल्व करवाता है, तो ये भी नहीं होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लीजिए, है ना। तो एंटी स्ट्रिपलेज, है ना, स्टेप्टोकाइनेज एक्टिवेटर फैक्टर होता है ये आपका जो प्रोटीन है। एंटी स्ट्रिपलेज ड्रग जो है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, जिससे कि थ्रोम्बोलाइटिक एक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो स्टेप्टोकाइनेज है, यूरोकाइनेज है, ये सब एक तरह के एक्शन देते हैं। ठीक है, मतलब कि थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं। तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंटी स्टिपलेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एचआईवी इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विद। आपको बताना है कि एचआईवी इन्फेक्शन जो कि एक रेट्रोवायरल इन्फेक्शन होता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, एचआईवी। ठीक है, एड्स। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है कि भैया क्लिनिकली कंट्रोल्ड विद मतलब कि कौन से ड्रग यहाँ पर यूज करेंगे आप, तो देखिए आपने पढ़ा होगा आरटीआईज, एनएनआरटीआईज, है ना। तो वही चीजें हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन आपका साइडाराबिन, दूसरा ऑप्शन है साइक्लोविर, तीसरा ऑप्शन है जिडोविडिन और एमांटाडिन। एमांटाडिन क्या है, इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैया डोपामिन फैसिलिटेटर कौन सी ड्रग है, ये एंटीवायरल क्लास की ड्रग है ना। डोपामिन जो ये सॉरी ये एमांटाडिन जो है, ठीक है, लेकिन ये डोपामिन फैसिलिटेटर, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी एंटीवायरल क्लास की ड्रग है जो कि डोपामिन फैसिलिटेटर एक्शन देती है। ठीक है, मतलब डोपामिन के लेवल को फैसिलिटेट करती है, तो वो कौन सी हो जाएगी, एमांटाडिन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा जिडोविडिन, है ना। एचआईवी इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विद जिडोविडिन। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, तो एनआरटीआईज है यहाँ पर, एनएनआरटीआईज हैं, प्रोटीज इनहिबिटर है ना। तो एनआरटीआईज में मतलब न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिडोविडिन, डाइडोसोनिन, स्टोविडिन, लेम्यूटिडिन, एबेकाविर, टेनोफाविर, है ना। ये सारी आपकी एनआरटीआईज हैं, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, दिस रिफर्स टू। आपको बताना है कि मतलब ये फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो ये किसकी मेटाबॉलिज्म में एरर के कारण डेवलप होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका हार्मोनल ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, नॉन डिसजंक्शन होता है, एट्रोफी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इनहेरिटेड लैक ऑफ एन एंजाइम होता है। तो भैया फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ये इनहेरिटेड लैक ऑफ एन एंजाइम होता है। देखिए यहाँ पर एक एंजाइम होता है आपका जो कि होता है फिनाइल फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम जब कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो जो हमारा फिनाइल एलानिन है ना, फिनाइल एलानिन, ये भैया क्या होता है, ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, टायरोसिन अमीनो एसिड हमारा एक होता है, तो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ये प्रोटीन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, याद रखना। ठीक है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में जब डिसऑर्डर हो जाता है तब, है ना। कौन सा एंजाइम, ऑप्शन है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये हमारी बॉडी में नहीं बन पाता, जिससे फिनाइल एलानिन का जो कन्वर्जन है वो टायरोसिन में नहीं हो पाता। अब जब टायरोसिन यहाँ पर बन नहीं रहा है मतलब इसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिनाइल एलानिन जो होगा वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता जाएगा, इसका लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जब बॉडी के अंदर इसका लेवल इंक्रीज करेगा तो ये भैया बहुत सारे सिम्टम्स जो होंगे हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम बोलेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, कौन सा एंजाइम डेफिशिएंसी हुई, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, किसका लेवल बढ़ा, फिनाइल एलानिन को। डिजीज क्या बोलेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया। किसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। क्यों होता है, एंजाइम की कमी के कारण। कंफर्म है दोस्तों, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको कोई भी यहाँ पर डाउट ना रहने पाए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच।